HIMS Education, the way to excellence. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिम्स एजुकेशन, द वे टू एक्सेलेंस। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग अकाउंट्स की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट थर्ड कैटेगरी ऑफ एसेट, दैट इज इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स किसे कहते हैं? देखिए, टेंजिबल एसेट का अपोजिट बन जाएगा इंटेंजिबल एसेट। Tangible asset was the asset which we can see, which we can touch and which has a physical existence, right? लेकिन intangible assets are the asset which we cannot see, which we cannot touch, which does not have physical existence. Still, these are the assets which we can sell in the market. ये assets ऐसी होती है कि जिसको हम देख नहीं सकते, जिसका physical existence नहीं है, लैंड की तरह, बिल्डिंग की तरह, फर्नीचर की तरह। It does not have physical existence, but still it has a realizable market value. फिर भी हम इन सारी चीजों को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हैं। अब आप ये सोचोगे कि ऐसी कौन कौन सी एसेट्स हैं जो आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो जिसकी एक्चुअल में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उसके बारे में हम लोग स्लोली एंड स्टडीली डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज गुडविल। गुडविल यानी कि रेप्यूटेशन। जैसे कि मैंने आपको कहा कि इन सारी एसेट्स का फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप फर्नीचर को देख सकते हो, आप बिल्डिंग को देख सकते हो, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मेरी रेप्यूटेशन को देखो, राइट, तो आप रेप्यूटेशन को देख नहीं सकते हो, आप रेप्यूटेशन को सिर्फ फील कर सकते हो। आप ऐसा ही कह सकते हो कि हाँ, कि इस इंसान की रेप्यूटेशन अच्छी है, इस इंसान की रेप्यूटेशन बुरी है, या फिर इस इंसान की रेप्यूटेशन बहुत ही खराब है। सो गुडविल यानी कि रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। अब आपको सवाल ये आएगा कि आप रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस देख तो नहीं सकते हो, बट क्या आप इस चीज को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो? सो यस, यू कैन सेल योर गुडविल इन द मार्केट। से फॉर एग्जांपल, आपके पास 1500 स्क्वायर फीट के दो अलग अलग मकान है। एक मकान है मुंबई के अंदर विरार में, और एक मकान है उसी मुंबई के अंदर अंधेरी के पोश एरिया के अंदर, राइट। दोनों मकान का कंस्ट्रक्शन एक ही बिल्डर ने किया है, दोनों मकान की साइज इक्वल है, दोनों मकान के अंदर स्पेस इक्वल है। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि आपका जो विरार का मकान है वो अगर आप मार्केट के अंदर सेल करने जाओगे, और अंधेरी के अंदर आपका जो मकान है वो मार्केट के अंदर सेल करने जाओगे, तो क्या आपको दोनों मकान की प्राइस सेम मिलेगी या अलग अलग मिलेगी? अगर आपने मुंबई के जियोग्राफिकल लोकेशन को देखा होगा तो आपको समझ में आएगा कि अंधेरी इज द पोश एरिया ऑफ मुंबई। मुंबई का सेंटर पॉइंट है अंधेरी, जबकि विरार इज द एक्सट्रीम एरिया ऑफ मुंबई। विरार मुंबई सिटी के अंदर बहुत ही दूर का एरिया है, राइट। तो इसका जवाब आपको भी पता ऐसे ही चल जाएगा कि विरार का जो फ्लैट है, विरार का जो मकान है, उसकी वैल्यू आपको जितनी मिलेगी उससे कहीं ज्यादा वैल्यू आपको अंधेरी के अंदर आपका जो मकान है उसकी मिलेगी। भले ही आपके मकान की साइज इक्वल है, भले ही आपके मकान का जो प्रोडक्शन, भले ही आपके मकान का जो बिल्डर है, कंस्ट्रक्टर है, वो इक्वल है, वो सेम है, राइट, फिर भी सेम प्रोडक्ट के लिए विरार के मकान की प्राइस से फॉर एग्जांपल 15 लाख रुपए आती है, तो उसी तरह से अंधेरी के मकान की प्राइस आपको मिलेगी 1 करोड़ 15 लाख। तो इन द सेम प्रॉपर्टी यू कैन सेल फॉर मोर प्राइस। आपको 1 करोड़ रुपए अंधेरी की प्रॉपर्टी के ज्यादा क्यों मिले? अगर मैं आपको ये सवाल पूछूं तो उसका जवाब आता है, दिस 1 करोड़ रुपीज यू आर एबल टू गेट बिकॉज ऑफ द गुडविल ऑफ द एरिया। क्योंकि आपका मकान एक अच्छे एरिया के अंदर है, एक पोश एरिया के अंदर है। बिकॉज ऑफ दिस एरिया आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू ऐसे ही अपने आप बढ़ जाती है। बिकॉज आप विरार के एरिया, विरार का जो इमेज है, विरार की जो गुडविल है, वो अंधेरी की गुडविल से कंपैरेटिवली कम है। आज कोई भी इंसान अगर आप उसको पूछो कि आपको विरार में रहना पसंद है या अंधेरी में रहना पसंद है, तो इट इज ऑब्वियस कि वो इंसान आपको कहेगा कि आई वुड लाइक टू स्टे विद अंधेरी, राइट, बिकॉज इट इज द पोश एरिया ऑफ मुंबई, इट इज द सेंटर पॉइंट ऑफ मुंबई। सो एक ही चीज, अगर आप इस चीज को आप फिजिकली, आप घर को तो देख सकते हो, लेकिन ये जो 1 करोड़ रुपए की वैल्यू बढ़ी है बिकॉज ऑफ द एरिया, बिकॉज ऑफ द गुडविल, बिकॉज ऑफ द रेप्यूटेशन ऑफ द प्लेस,
वो आप देख नहीं सकते हो, लेकिन फिर भी आप इस गुडविल को मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो। सो इन दिस रिलेशन गुडविल इज योर इंटेंजिबल एसेट, राइट। इसी चीज को अगर बिजनेस के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए, इफ यू वांट टू सेल योर एंटायर बिजनेस, आप कोई एक बिजनेस है जो 15 साल से कर रहे हो, वो पूरा बिजनेस आप मार्केट में सेल करना चाहते हो, ऐसे ही रनिंग बिजनेस यू वांट टू सेल इन द मार्केट, राइट। सो इसी लॉजिक को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। अगर आपका बिजनेस का जो प्लेस है वो मार्केट के पोश एरिया के अंदर है, जहां पर बहुत सारे कस्टमर्स आते जाते रहते हैं, तो उस बिजनेस की जो एक्चुअल वैल्यू होगी उससे कई ज्यादा वैल्यू आप परचेजर के पास से चार्ज कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल आपके बिजनेस के अंदर जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज है, उन सारी प्रॉपर्टीज की वैल्यू से फॉर एग्जांपल 1,50,00,000 है, तो उसी बिजनेस को आप पोश एरिया की वजह से मार्केट के अंदर 4 करोड़ तक भी बेच सकते हो। लेकिन अगर वही बिजनेस मार्केट के बिछड़े हुए एरिया के अंदर है, एक ऐसी जगह पर है जहां पर ज्यादा कस्टमर्स नहीं आते, तो उसी बिजनेस की वैल्यू कम हो जाती है। दिस इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस इज द आउटकम ऑफ गुडविल। ये प्राइस के अंदर इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दिस इज बिकॉज ऑफ गुडविल, राइट। सो गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। आप अपने बिजनेस की प्रॉपर्टी को मार्केट में जो एक्चुअल प्राइस है उससे ज्यादा प्राइस में अगर सेल कर सकते हो, तो ये आप कह सकते हो कि दिस मोर मनी यू आर एबल टू गेट बिकॉज ऑफ योर गुडविल। सो गुडविल का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, आप गुडविल को देख नहीं सकते हो, आप सिर्फ गुडविल को समझ सकते हो, right? So it is the example of intangible asset, the asset which we cannot see, which we cannot touch, which does not have physical existence, but still we are able to generate money out of this thing, then these are known as our intangible asset. So first term was goodwill, right? The second example of intangible assets is copyright. कॉपीराइट का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने कई बार ये वर्ड सुना होगा कि कॉपीराइट किसे कहते हैं। देखिए, अगर आप किसी भी तरह की बुक लिखते हो, राइट, अगर आपने किसी भी तरह का गाना लिखा है, अगर आपने किसी भी तरह की मूवी बनाई है, या फिर आपने किसी भी तरह का अपना खुद का क्रिएशन किया है, ये क्रिएशन आपकी परमिशन के बिना और कोई भी इंसान प्रोफेशनल पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता। अगर आपने उस चीज का कॉपीराइट रजिस्टर्ड करवाया है तो, से फॉर एग्जांपल चेतन भगत ने नॉवेल लिखी थी 5 Point Someone, तो इसी नॉवेल के ऊपर से मूवी अगर कोई प्रोड्यूसर बनाना चाहता है, कोई फिल्म डायरेक्टर मूवी बनाना चाहता है, तो राइट, तो बिफोर प्रोड्यूसिंग द मूवी उस इंसान को चेतन भगत की परमिशन लेनी पड़ेगी। उस इंसान को, चेतन भगत को पूछना पड़ेगा कि आपने ये जो क्रिएशन किया है उसका कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ आपके पास है। इसी बुक का ऑडियो वर्जन, इसी बुक का फिल्म के अंदर वर्जन, इसी बुक का रिप्रोडक्शन हम आपकी परमिशन के बिना नहीं कर सकते हैं, राइट। वुड यू लाइक टू सेल योर कॉपीराइट? क्या आप हमें इस बुक के ऊपर से फिल्म बनाने की परमिशन दोगे? तो इसके जवाब में चेतन भगत, इफ ही विश टू सेल हिज कॉपीराइट टू द मूवी डायरेक्टर, तो उसके लिए उस मूवी के प्रोड्यूसर को, उस मूवी के डायरेक्टर को, चेतन भगत को कुछ ना कुछ रुपए पे करने होंगे। इसका मतलब ये हुआ कि चेतन भगत अपनी बुक का कॉपीराइट किसी और को सेल कर सकते हैं। अभी इस कॉपीराइट का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, बुक का फिजिकल एग्जिस्टेंस है, लेकिन इस बुक को यूज करने का जो राइट है, उस राइट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दिस आर ओनली अवेलेबल ऑन पेपर। तो इसी केस के अंदर चेतन भगत में सेल हिज कॉपीराइट्स टू द प्रोड्यूसर इन से फॉर एग्जांपल 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs और इट डिपेंड्स, राइट। सो 15 लाख रुपए चार्ज करके ये इंसान इसी बुक के ऊपर से किसी और को फिल्म बनाने की परमिशन दे सकता है। सो इट इज नोन एज कॉपीराइट। कॉपीराइट एक आपकी इंटेंजिबल एसेट है, जो आपने अपने खुद के क्रिएशन को, आपने कुछ लिखा है तो उसको रजिस्टर्ड करवा के आप मार्केट के अंदर सेल कर सकते हो, राइट। ऐसी कई सारी फिल्में हैं जो चेतन भगत की बुक के ऊपर से बनाई गई है, जैसे कि 2 States, उसके ऊपर से फिल्म बनाई गई है, 5 Point Someone के ऊपर से फिल्म बनाई गई है, दैट इज 3 Idiots, राइट। सो इन सारी चीजों के अंदर चेतन भगत अपनी बुक का जो कॉपीराइट है वो किसी और को सेल कर सकता है। सो कॉपीराइट इज योर इंटेंजिबल एसेट। इज दैट क्लियर? ऐसे जितने भी क्रिएशंस है जिसका कॉपीराइट रजिस्टर्ड किया गया है, उसके लिए @C की साइन आपको देखने मिलेगी। आपने जहां कहीं पर भी @C की साइन आपको दिखती है, इसका मतलब ये हुआ कि इस चीज को प्रोफेशनली यूज करने का राइट, कॉपीराइट सिर्फ और सिर्फ इसके ओरिजिनल क्रिएटर के पास ही है। इफ यू वांट टू यूज दीज कंटेंट फॉर प्रोफेशनल पर्पस, अगर आप इसी चीज को
प्रोफेशनली किसी काम के लिए यूज करना चाहते हो, तो इसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इसका जो क्रिएटर है उसके पास से उसके कॉपीराइट्स परचेज करने होंगे, एंड देन आफ्टर यू विल बी एबल टू डू योर वर्क। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो इसका जो ओरिजिनल ओनर है वो आपके ऊपर केस फाइल कर सकता है और उसके लिए आपको उसको पेनल्टी भी पे करनी होगी, राइट। सो इट वाज ऑल अबाउट द सेकंड एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट, दैट इज कॉपीराइट। इसी तरह से इंटेंजिबल एसेट का थर्ड एग्जांपल है पेटेंट। पेटेंट किससे कहते हैं? देखिए, कोई भी बड़ी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया इन्वेंट करने के लिए अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर कुछ ना कुछ वर्कशॉप के अंदर इन्वेस्टमेंट करती रहती है। से फॉर एग्जांपल, एट प्रेजेंट टाटा नैनो हैज इन्वेस्टेड 500 करोड़ रुपीस। टाटा नैनो ने 500 करोड़ रुपए अपने रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए लगाए कि जिसके अंदर वो पानी से चलने वाली कार प्रोड्यूस करने की रिसर्च कर रहे हैं, राइट। उन लोगों की ये सोच है कि वाटर का कम्युनिकेशन हो रहा है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, उसमें से अगर ऑक्सीजन को निकाल लिया जाए तो हाइड्रोजन इज अ फ्यूल एफिशिएंट एलिमेंट। हाइड्रोजन को फ्यूल में कन्वर्ट करके वी कैन यूज दिस पावर टू ड्राइव द कार। तो ये प्रोजेक्ट टाटा का सक्सेस हो भी सकता है और सक्सेसफुल नहीं भी हो सकता, राइट। सो इन केस इफ टाटा पीपल गेट अ सक्सेस इन देयर रिसर्च, अगर टाटा के ऑर्गेनाइजेशन पानी से चलने वाली कार की मशीनरी इन्वेंट कर सकते हैं, राइट, तो यही डिजाइन को, यही इंजीनियरिंग को वो कंपटीटर से बचाने के लिए इसी पेटेंट को गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड करा सकते हैं। 5 साल का पेटेंट का रजिस्ट्रेशन हो सकता है या 10 साल का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जिसके अंदर डील हुई होती है कि बिफोर प्रायर परमिशन टू टाटा पीपल, टाटा की प्रायर परमिशन के बिना इसी तरह की मशीनरी की कॉपी कोई और कंपटीटर नहीं कर सकता, राइट। सो इट इज कॉल्ड एज अवर पेटेंट। हाँ, अगर टाटा किसी और ऑटोमोबाइल कंपनी को, से फॉर एग्जांपल मारुति को, इसी तरह की मशीनरी बनाने के लिए परमिशन देती है, राइट, तो मारुति पीपल विल हैव टू परचेज दिस पेटेंट राइट फ्रॉम टाटा पीपल। मारुति के ऑर्गेनाइजेशन को टाटा ऑर्गेनाइजेशन के पास से इसी तरह की मशीनरी बनाने के पेटेंट के जो राइट्स है वो परचेज करने होंगे, राइट। सो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन क्यों करता है? क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई नई प्रोडक्ट इन्वेंट करता है तो उसके लिए करोड़ ऑफ रुपीस उसके रिसर्च के अंदर इन्वेस्ट करता है, और अगर उसका पेटेंट रजिस्टर्ड नहीं है तो सेम प्रोडक्ट उसके कंपटीटर मार्केट में इजीली कॉपी कर सकते हैं। सो मार्केट में कॉपी करने की वजह से ये जो ओरिजिनल इन्वेंटर है उसको अपनी प्राइस मार्केट में से जल्दी से अच्छे से नहीं मिल सकती, इसकी प्राइस डाउनफॉल हो सकती है, राइट। सो इट इज अगेन अनदर एग्जांपल ऑफ योर इंटेंजिबल एसेट, दैट इज आपने किसी भी अलग तरह की इंजीनियरिंग की डिजाइन की प्रोडक्ट इन्वेंट करी है, तो ये प्रोडक्ट की कॉपी मार्केट के अंदर कोई और कंपटीटर ना कर पाए, उसकी वजह से इसकी ये जो डिजाइन है उसको आप रजिस्टर्ड करा सकते हो, जिसे हम लोग कहते हैं पेटेंट, राइट। कॉपीराइट और पेटेंट ऑलमोस्ट इक्वल जैसा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? कॉपीराइट के अंदर कुछ अपना क्रिएशन होता है, जैसे कि ऑथर्स, जैसे कि आपने कोई बुक लिखी, जैसे कि आपने कोई पोएम लिखी, जैसे कि आपने कोई गाना लिखा, उन सारी चीज़ों को रजिस्टर कराने के लिए कॉपीराइट यूज होता है। लेकिन आपने कोई फिजिकल प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है, कोई अलग किस्म की डिज़ाइन की प्रोडक्ट को इन्वेंट किया है और उसका रजिस्ट्रेशन कराना है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। सो अगेन पेटेंट इज एन इंटेंजिबल एसेट which you cannot see, which you cannot touch, but still you can sell your patent to the market. Is that clear? और उसी तरह से लास्ट एग्जाम्पल ऑफ इंटेंजिबल एसेट इज ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क किसे कहते हैं? आपने कई बार कई अलग अलग तरह की प्रोडक्ट परचेज करी होगी, तो हर एक प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ लोगोज रहते हैं। उस प्रोडक्ट के अंदर बाजू में छोटे अक्षरों में लिखा होता है TM या फिर R। TM का मतलब होता है ट्रेडमार्क या फिर रजिस्टर्ड। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो अपना सिंबल, अपना लोगो रजिस्टर्ड करवाती है, जिसकी वजह से उसी के लोगो और सिंबल का यूज करके कोई और ऑर्गेनाइजेशन उसकी प्रोडक्ट को मार्केट में सेल नहीं कर सकता। सो अगेन इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंटेंजिबल एसेट। जैसे कि एप्पल का आईफोन है तो एप्पल का एक लोगो है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एप्पल की प्रोडक्ट का ये जो लोगो है उसका यूज करके अपनी प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं कर सकता। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा करेगा तो उसके लिए इस ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी पे करनी होगी, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस तरह से एप्पल के लोगो को यूज करना चाहे तो बिफोर दैट उसको एप्पल के जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके पास से ये जो ट्रेडमार्क है वो परचेज करना पड़ेगा, देन आफ्टर दे विल बी एबल टू मेक दिस प्रोडक्शन।
राइट. सो दिस आर द फ्यू एग्जांपल्स ऑफ इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स. सो यहाँ पर हमने डिस्कस करे एसेट्स के 3 टाइप. वन इज नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट यानी कि फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स के 2 टाइप थे. वन इज टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड सेकंड वन इज इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट. Right, now we are moving towards next category of asset, that is current asset. It is the 4th type of asset. हम लोग current asset किससे कहते हैं?